चाल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रहों को बेहद रहस्यमयी मानते हैं और आपके जन्म जन्मांतर की चाबी जिन ग्रहों के पास है या जो आपके जीवन के अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकते हैं, वो दो ही ग्रह हैं जो ज्योतिष की करामात हैं, ज्योतिष का रहस्य हैं। एक है राहु और दूसरा है केतु। आज बात केतु की करेंगे और आपको बताएंगे कि केतु के करामात क्या हैं। चाल चक्र में केतु से जुड़ी हुई कौन सी बातें आपको बताएंगे, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि केतु का आपके जीवन पर क्या अच्छा बुरा प्रभाव पड़ता है। केतु अगर आपके जीवन में दुष्प्रभाव पैदा कर रहा है, निगेटिव असर पैदा कर रहा है, तो इससे कैसे बचें। राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए ताकि आप मुश्किलों से दूर हों। आज का शुभ पहर आप जान सकेंगे और जान सकेंगे कि भाग्य के दरवाजे में आज आपके लिए कौन सा उपाय है। तो केतु एक करामाती प्लेनेट है, राहु एक रहस्यमयी प्लेनेट है, लेकिन मोटे तौर पे राहु और केतु दोनों बेहद रहस्यमयी हैं और जैसे जैसे आगे इसका रहस्य खुलेगा आप ये जान पाएंगे कि इन दोनों के अंदर कितने चमत्कार, कितनी ताकतें छुपी हुई हैं। आज हम बहुत सारी बातें केतु के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय सुबह के 9 बजे से 10:30 तक जो फिलहाल चल रहा है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, बेहतर होगा पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है आपके लिए तो जरा सा देसी घी खा लीजिए और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि केतु ग्रह है क्या और ज्योतिष में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। नव ग्रहों में सबसे आखिरी नंबर इस ग्रह का आता है, उसे केतु कहते हैं। और ज्योतिष में इस केतु का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, आइए आपको बताते हैं। केतु को ज्योतिष में एक छाया ग्रह माना जाता है। ज्योतिष की दो छाया ग्रह हैं, एक है राहु और एक है केतु। इनका मुद्दा फिजिकली अगर आप आकाश मंडल में देखना चाहें कि राहु दिखाई दे जाए, केतु दिखाई दे जाए, तो वो संभव नहीं होगा। राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। इसकी जो परिकल्पना है, कहां से पैदा हुए, सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के दौरान जिन जिन पॉइंट्स पर अपने परिक्रमा के दौरान एक दूसरे को कट करते हैं, उन्हीं बिंदुओं पर राहु और केतु का निर्माण होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के परस्पर संबंध से राहु और केतु का निर्माण होता है और मोटे तौर से कहें तो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त छाया हैं राहु भी और केतु भी, लेकिन दोनों का प्रभाव बड़ा अलग अलग है। अगर हम केतु की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि अगर कुंडली में केतु अकेले बैठा हुआ है तो इसका स्वभाव मंगल की तरह का है। केतु के बारे में एक सूत्र है ज्योतिष में, कुजवत केतु। कुज माने मंगल, वत माने तरह और केतु माने केतु। जो मंगल की तरह परिणाम दे वो केतु है। अगर अकेला बैठा रहेगा, आइसोलेटेड केतु है कुंडली में, तो केतु के बराबर मंगल, माने मंगल के समान ही इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। अगर किसी ग्रह के साथ बैठा है तो इसका गुण ये है कि ये कैटलिस्ट है। केमिस्ट्री में एक टर्म होता है ना, कैटलिस्ट, यानी चीजों की ताकत को बढ़ाने वाला, किसी रासायनिक क्रिया को तेज करने वाला जो तत्व है, एलिमेंट है, उसे कैटलिस्ट कहते हैं। इसीलिए केतु जब किसी ग्रह के साथ बैठता है तो उसकी ताकत में वृद्धि कर देता है। इट इज अ कैटलिस्ट टू द प्लेनेट, जिसके साथ बैठा हुआ है उसकी ताकत में वृद्धि करता हुआ दिखाई देता है। केतु का मतलब होता है गूढ़ ज्ञान। किसी व्यक्ति के अंदर किसी विषय का कितना गहरा नॉलेज है, यह केतु बताता है।
किसी व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक गुण है कि नहीं, धार्मिक नहीं कह रहा मैं, याद रखिए, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं आध्यात्म की बात कर रहा हूं। आत्मा का अधिरोहण माने अध्यात्म, आध्यात्मिक है कि नहीं, मुक्ति मोक्ष मिलेगा कि नहीं, तंत्र मंत्र की कितनी जानकारी होगी, यह सब केतु बताएगा। किसी व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक परिणाम कैसे मिलेंगे, यह भी केतु बताएगा। जीवन में हिंसा होगी या नहीं होगी, जीवन में विस्फोट की संभावना तो नहीं है, ये तमाम चीजें केतु से आप जान सकते हैं। और केतु एक ऐसा रहस्य है जो जब फेवरेबल होता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्पिरिचुअल हो जाता है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो जाता है। फिर कहूंगा, धर्म और आध्यात्म में बेसिक अंतर होता है, इसलिए धर्म और आध्यात्म को एक समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है लेकिन आध्यात्मिक हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो धार्मिक होगा, ये जरूरी है। खैर, तो केतु आध्यात्म के पार्ट से संबंध रखता है, ये बात याद रखिए। व्यक्ति के जीवन के ऐसे रहस्य जिनका जन्म पूर्व जन्म से है। आप पूर्व जन्म में क्या थे, पूर्व जन्म के किन कर्मों की सजा, किन कर्मों के संस्कार इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं, इसको जानने के लिए कुंडली के केतु को देखना पड़ेगा। और अगर आप कुंडली के केतु को देख लें, कुंडली के केतु को समझ लें, तो पूर्व जन्म के रहस्यों को खोल पाएंगे। किसी भी व्यक्ति की, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति की जो संपूर्ण क्षमताएं हैं उसका प्रयोग करने के लिए उसकी कुंडली के केतु को मजबूत करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के अंदर मान लिया 100 रुपए की ताकत है, वो 100 रुपए की पोटेंशियलिटी रखता है, 100 रुपए की ताकत है उसके पास, लेकिन इस्तेमाल केवल 10 रुपए का होता है। तो पूरे 100 रुपए की बुद्धि का इस्तेमाल हो, पूरे 100 रुपए की ताकत का प्रयोग हो, इसके लिए उसकी कुंडली के केतु को समझना पड़ेगा। तभी आप ये जान पाएंगे कि उसके जीवन में क्या क्या वो हासिल कर सकता है। और जो लोग तमाम योग्यताओं के बावजूद बड़ी चीजें हासिल नहीं कर पाते, उसका कारण यह है कि उनकी कुंडली में केतु का जो मामला है वो बहुत अच्छा नहीं होता। अब आपको कुछ लक्षण बताते हैं, कैसे जानेंगे आप कि केतु आपके जीवन में खराब परिणाम दे रहा है। कैसे आप समझ पाएंगे कि केतु के परिणाम, केतु आपकी कुंडली में खराब है, आपकी जिंदगी में खराब है, कैसे जानेंगे? अगर केतु का निगेटिव असर है, नकारात्मक प्रभाव है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उदास होता है और मलिन सा हो जाता है। यानी व्यक्ति को देख के आपको लगेगा कि अरे आ गया उदासी की दुकान, कहाँ इससे बात करो, हर समय रोता रहता है, चेहरे पे अजीब सी एक मुर्दानगी छाई रहती है, लगता है राम जाने किस डिप्रेशन में चले गए हैं, हर समय चेहरे पे आनंद का भाव नहीं रहता। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व उदास होता है और मलिन हो जाता है। उसके अंदर ऊर्जा का अभाव दिखाई देता है, लगता है बस लाश चल रही है, सड़क पे चले जा रहे हैं, बस हाथ लटके हुए हैं, अजीब से चलते रहते हैं, तो ऊर्जा का अभाव दिखाई देता है। और ऐसे लोगों का हर चीज से मन भागने लगता है, किसी काम करने में मन नहीं लगता, अजीब से डिप्रेसिव एटीट्यूड में, अजीब से अवसाद की स्थिति में रहते हैं। केतु अगर कुंडली में निगेटिव हो तो ऐसे लोग नहाते नहीं हैं कई कई दिन, गर्मी पड़े या जाड़ा, लेकिन पानी शरीर पे नहीं पड़ेगा भैया, तो स्नान करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि केतु अगर निगेटिव हो तो व्यक्ति मलिन हो जाता है, मन से भी मलिन है और शरीर से भी मलिन है। इसीलिए केतु निगेटिव हो तो स्नान करने की जो इच्छा है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। केतु निगेटिव हो तो रक्त संबंधी समस्या पैदा होती है, ब्लड की प्रॉब्लम पैदा होती है। अमूमन थैलीसीमिया के लिए बहुत हद तक ऐसा रिसर्च कहते हैं केतु जिम्मेदार होता है। केतु निगेटिव हो तो दुस्वप्न आने लगते हैं, बुरे सपने दिखाई देते हैं, सपने में मरे हुए लोगों के दर्शन होते हैं, सपने में आदमी चौंक के डर के उठ जाता है, माने दुस्वप्न, निगेटिव सपने आते हैं, बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। जब केतु बुरा हो तो आदमी ईश्वर को अपशब्द बोलने लगता है, अरे भगवान ने क्या किया मेरे लिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, भगवान को गालियां बकना शुरू कर देंगे, पूजा पाठ वालों का अपमान करेंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, माने ईश्वर और आध्यात्म से मन विमुख हो जाता है। और ऐसे लोग भोगवादी हो जाते हैं, खाओ पियो पड़े रहो जिंदगी में, ना किसी से लेना ना किसी से देना, पिए पड़े हुए हैं, खा रहे हैं पी रहे हैं, जिंदगी बस ढोए जा रहे हैं।
खाना पीना और जीना यही जीवन का उद्देश्य हो जाता है। ईश्वर क्या है, आध्यात्म क्या है, समाज क्या है, लोग क्या हैं, जरूरत क्या है, जिम्मेदारी क्या है, इस तरफ इनकी सोच जाती ही नहीं अगर कुंडली में केतु निगेटिव है तो। इसके अलावा देर तक आदमी जगता है, रात में 2-2, 3-3 बजे तक जग रहा है। क्यों जग रहा है पता नहीं है, और सुबह 12-12 बजे तक सो रहे हैं। यानी जितनी भी मलिनता की चीजें होती हैं, जितनी भी जीवन में नकारात्मक चीजें होती हैं, व्यक्ति वो सब करना शुरू कर देता है। ऐसे लोग गलतियां बहुत करते हैं, हर छोटी छोटी बात पे, हर छोटी छोटी जगह पे गलतियां करते हैं, और गलतियां करके उनको स्वीकार नहीं करते, गलतियां करके उनको छुपाते हैं, या गलतियों को दूसरे के ऊपर इंपोज कर देते हैं, लाद देते हैं। तो केतु अगर निगेटिव हो तो व्यक्ति से गलतियां होती हैं। गलतियां करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोग गलती करके चोरी और सीना जोरी गलतियों को छुपाते हैं, बात को स्वीकार नहीं करते। तो केतु अगर कुंडली में निगेटिव है तो लक्षण आपने जान लिए कि कैसे आप ये जानेंगे कि केतु के परिणाम आपके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन हर मामले में केतु निगेटिव नहीं होता, केतु शुभ भी तो हो सकता है ना। और अगर कुंडली में केतु आपके शुभ है, बेहतर है, तो इसके क्या परिणाम होंगे वो भी जान लीजिए। केतु अगर कुंडली में शुभ है, पॉजिटिव है, तो ऐसे लोग शुरुआत में तो लापरवाह होते हैं। अमूमन उम्र के 30-32 वर्ष तक ऐसे लोग घनघोर लापरवाह होते हैं, लेकिन 32-33 के बाद बेहद डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, बेहद अनुशासित हो जाते हैं। ऐसे लोगों का उच्चारण अच्छा होता है, शब्द बिल्कुल परफेक्ट बोलते हैं, शब्द का प्रोनंसिएशन बहुत परफेक्ट होता है। और ऐसे लोग धार्मिक स्थान पर यात्रा करना पसंद करते हैं, ज्यादातर छुट्टी में भी जाएंगे तो धार्मिक स्थान पे ही जाएंगे, यानी रिलीजियस जगहों पे, धर्म की जगहों पे इनके जाने में रुचि बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोगों को बचपन से ही, कम उम्र से ही धर्म का, आध्यात्म का या गूढ़ विद्याओं की तरफ, गोपनीय विद्याओं की तरफ झुकाव हो जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि लोगों को चक्कर आने लगे। मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या होगा, मानव के शरीर का उद्देश्य क्या है, ऐसे ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछते हैं जिसका कोई उत्तर होता ही नहीं आम लोगों के पास। यानी जो गूढ़ ज्ञान है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो आध्यात्म है, वो केतु बचपन से ही प्रोवाइड कर देता है। और ऐसे लोगों को अगर सही मार्गदर्शन मिले, सही गाइडलाइन मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, सही आचार्य मिल जाए, तो इनकी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि इनकी जो सिक्स्थ सेंस है, छठवीं इंद्री जो है, शरीर में 5 इंद्रियां है ना, जो छठवीं इंद्री है जिसको ईश्वर कहते हैं या आध्यात्म कहते हैं, वो जग जाता है। और यकीन मानिए, अगर कुंडली में केतु जरा भी शुभ परिणाम दे, जरा भी शुभ फल दे, तो ऐसे लोग अपने लिए कुछ भी कर लें, लेकिन समाज के लिए वरदान होते हैं। ऐसे लोगों का रहना समाज के लिए बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि ऐसे लोग लोगों को रास्ता दिखाते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, और समाज को कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। अगर केतु के साथ बृहस्पति भी अच्छा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अपूर्व ज्ञानी और तेजस्वी होता है, बहुत ज्ञानी। कौन सा ऐसा विषय है जिस पर उसको नॉलेज नहीं है, और तेजस्वी ऐसा कि चेहरे पर किसी मेकअप की आवश्यकता नहीं है, चेहरा चमकता रहता है। तो केतु को अगर बृहस्पति का साथ मिल जाए, केतु मजबूत हो, गुरु भी मजबूत हो जाए, तो व्यक्ति अपूर्व तेजस्वी हो जाता है। शनि और मंगल का साथ मिल जाए केतु को, शनि के साथ केतु बैठा हो, शनि भी बढ़िया हो, मंगल के साथ बैठा हो, मंगल अच्छा हो, तो ऐसे लोग साहसी होते हैं और नायक होते हैं, बहुत साहसी, और समाज को दिशा देने वाले। बड़े बड़े राजनेता, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना नायक, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता जो एक बहुत बड़े मास को लीड करते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। यानी केतु जब शुभता पर आता है तो व्यक्ति को महान बना देता है, और जब केतु निगेटिव हो जाता है तो व्यक्ति को एक मलिन जिंदगी, एक निम्न जिंदगी में पहुंचा देता है। अब भाई, व्यक्ति की कुंडली है, व्यक्ति के हाथों में तो है नहीं, कुंडली तो परमात्मा के हाथ में है, या हमारे पूर्व जन्म के जैसे कर्म हैं उसी आधार पर इस जन्म में हमारी कुंडली बनके रिफ्लेक्ट हो जाती है।
लेकिन अब मान लिया कुंडली में केतु खराब है, आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई मेरे अंदर ये लक्षण हैं, मेरा केतु खराब हो सकता है। अगर आपका केतु खराब है तो इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए क्या करेंगे? पहला, केतु के तांत्रिक या वैदिक मंत्र का जप करेंगे। केतु का तांत्रिक मंत्र क्या है? ओम स्त्रांग स्त्रींग स्त्रोंग सह केतवे नमः। और वैदिक मंत्र क्या है? ओम कें केतवे नमः। ध्यान मंत्र क्या है? पलाश पुष्प शंकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। तीनों में से किसी भी मंत्र का जप कर लीजिए। सबसे सरल होगा ओम कें केतवे नमः। इस मंत्र का जप करें सुबह शाम दोनों समय। शनिवार के दिन काले कंबल का दान कीजिए। अब मान लिया गर्मी का मौसम चल रहा है तो उसमें कंबल देने से लोग हंसेंगे ना, तो ऐसा करिएगा कि मोटे कपड़े का दान करिए, जो कपड़ा थोड़ा मोटा हो, ठीक है ना, ऐसे कपड़े का दान करना बेहतर होगा। नहीं तो शनिवार के शनिवार काले कंबल का दान करें, बहुत शुभ रहेगा। भैरव मंदिर में जाएं। भैरव मंदिर अमूमन लोग जाते हैं शनिवार और रविवार को, किसी भी दिन चले जाएं और भैरव मंदिर में जाके नारियल अर्पित करें दोनों हाथों से। इससे भी केतु की जो पीड़ा है, केतु की जो मुश्किल है, वो बहुत हद तक दूर हो जाएगी। और किसी ज्योतिषी से परामर्श ले लें, किसी ज्योतिष की सलाह ले लें और बृहस्पति या शुक्र का रत्न पहन लें। या तो पीला पुखराज पहन लें, बृहस्पति का रत्न है, या तो शुक्र का रत्न पहन लें, हीरा या ओपल पहन लें। उससे क्या होगा कि जो केतु की निगेटिव इंटेंसिटी है, जो जीवन में मलिनता पैदा कर रही है, ये दोनों गुरु हैं ना, बृहस्पति भी आचार्य है, शुक्र भी आचार्य है, दोनों ही गुरु हैं। इसलिए इन दोनों में से किसी एक का रत्न जो आपको सूट करे वो पहनने से क्या होगा, जो शुभता वाला पार्ट है वो जीवन में इंप्रूव करेगा। और जब शुभता वाला पार्ट इंप्रूव करेगा तो जो केतु की निगेटिविटी है जिंदगी में, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। केतु कुंडली में खराब है, प्रयास करना होगा, आपको मेहनत करनी होगी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, यानी 5 बजे तक जग जाइए और इसके बाद सूर्य के उगने के साथ सूर्य को अर्घ दीजिए, उससे भी लाभ होगा। नशा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि केतु खराब हो तो आदमी नशे में चला जाता है, विचित्र तरह के नशे में डूब जाता है, अक्सर अंट शंट तरह का नशा करता है। नशे से बचिए। और हरे पौधे, हरे पेड़ बिल्कुल मत काटिएगा। हरे पेड़ पौधे काटने से केतु कुपित हो जाता है। चंदन, तुलसी दल, तुलसी के पत्ते और केसर का प्रयोग करना बहुत अच्छा रहेगा। चंदन का प्रयोग करें, तुलसी के पत्तों का प्रयोग करें और केसर का नियमित रूप से प्रयोग करें। इससे भी केतु का प्रभाव कम होगा, केतु की निगेटिविटी दूर हो जाएगी। और किसी भी जल स्रोत को, पवित्र नदियों को, सरोवर को, तालाब को, यहां तक कि अपने घर में पानी के टैंक को गंदा मत करिए। जो लोग पानी को गंदा करते हैं, साबुन लगा के नदी में नहा रहे हैं, कचरा नदी में फेंक रहे हैं, तालाब को पाट रहे हैं, तालाब में मिट्टी फेंक रहे हैं, जो लोग नदी के स्रोत को, पानी के स्रोत को गंदा करते हैं, खराब करते हैं, उनका केतु खराब होता है और जीवन में कभी ना कभी उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है या संतान को लेकर मुश्किलें जरूर होती हैं। इसीलिए जहां भी जल का स्रोत है, जहां भी पानी का स्रोत है, उसे गंदा ना करें, उसे बर्बाद ना करें, वरना मुफ्त में केतु खराब होगा और आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो केतु एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट है और अगर आप केतु को मजबूत करने के बारे में सोचते हैं, केतु को मजबूत करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो जो आपके अंदर छुपी हुई संभावनाएं हैं, जो जीवन में उपलब्ध हो सकता है, जो जीवन में आप हासिल कर सकते हैं, उसको आसानी से आप पा जाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात आपके राशियों के हाल की करेंगे, दिन भर की स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप हरे रंग की रोशनी में सोते हैं, जहां सोते हैं वहां पर एक हरे रंग का नाइट बल्ब लगा दें। हरे रंग की रोशनी में अगर आप सोएंगे तो इससे आपके शरीर और मन का फायदा होगा, शरीर और मन नया हो जाएगा।
तनाव और डिप्रेशन घटेगा। खास तौर से जो लोग बहुत थक जाते हैं, बहुत बेचैनी, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, बहुत गहरी निद्रा नहीं आती है, ऐसे लोगों को अपने बेडरूम में सोने के स्थान पर एक हरे रंग के बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपका मन और शरीर बिल्कुल नया होगा। जब सो के उठेंगे तो एकदम शरीर बदला हुआ दिखेगा। तनाव और अवसाद, डिप्रेशन भी आपका कम हो जाएगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों की सेहत में सुधार होने की संभावना दिख रही है। संपत्ति संबंधी अगर कोई मामला है तो वो सुलझ जाएगा। साथ ही साथ अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके फायदा होगा वो होगा लाल, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 72%। वृष राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। हो सकता है कोई नई संपत्ति आप खरीदें, नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। पारिवारिक समस्याएं भी निश्चित रूप से आपकी हल होंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद, और भाग्य साथ निभाएगा 70%। मिथुन राशि, किसी बड़े पद की प्राप्ति के संकेत हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेहत अभी बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। शुभ रंग हरा होगा, और भाग्य होगा तकरीबन 65%। कर्क राशि, विवाह और प्रेम के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। कोई पुरानी इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। हो सकता है आपके पद में, पोजीशन में कोई परिवर्तन हो। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद यानी कि व्हाइट, और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। देर शाम प्रियजनों से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। शुभ रंग लाल होगा, और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, कोई शुभ सूचना मिलती हुई दिखाई दे रही है जो आपके करियर से जुड़ी हुई है। धन और कर्ज की तमाम समस्याएं भी दूर होंगी। हो सकता है किसी यात्रा पर जाएं, यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। शुभ रंग हरा होगा, और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, काम करने में दिक्कतें आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं। धन प्राप्त करेगी। सेहत आपकी नर्म बनी रह सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करने से आपको लाभ होगा वो होगा क्रीम, और भाग्य आपका साथ निभाएगा 55%। वृश्चिक राशि, धन आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी में कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। कारोबार में व्यस्तता भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से फायदा होगा वो होगा नारंगी, और भाग्य होगा 61%। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी आपकी। धन के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कहीं दूर की यात्रा करें, उसकी प्लानिंग करें, योजना बनाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, व्यवसाय में बड़ा लाभ होता दिख रहा है। कोई नया अवसर भी आपके सामने आ सकता है। अचानक यात्रा के संयोग भी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी, और भाग्य होगा 78%। कुंभ राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता लगातार बनी रहेगी। परिवार में थोड़ा तनाव हो सकता है, ध्यान रखें। किसी महिला के सहयोग से भी आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे आप वो होगा नीला, और भाग्य होगा
65%। मीन राशि, संतान की कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। आपका स्वास्थ्य पहले से दुरुस्त होगा, सेहत में सुधार होगा। हो सकता है किसी छोटी सी यात्रा पर आप थोड़े समय के लिए जाएं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 74%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, चेतना है हमारे साथ सूरत से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं अपने भाई के बारे में और मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ। एक एक आदमी के बारे में पूछिए, पहले अपने बारे में पूछिए। हाँ जी, मेरी जन्म तारीख है 13/8/87। 13/8/87। हाँ। समय बताइए। रात को 11:25। कहाँ पे जन्म हुआ है? सूरत। पूछिए क्या प्रश्न है? जी, विवाह में बहुत देरी हो रही है, अब क्या करें हम लोग? देखिए, जो आपकी कुंडली हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली के लिहाज से आपकी कुंडली में विवाह में अभी भी विलंब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी कोई ऐसा ग्रह आता हुआ दिख नहीं रहा है जो तुरंत आपकी शादी करा दे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वैसे भी इस साल की 6 महीने बाकी हैं। इस साल तो शादी होने की संभावना नहीं दिखाई देती। अगले साल मई के आसपास, मई 2018 से लेकर दिसंबर 2018 का जो समय होगा, इसमें आपकी शादी होने का योग बनता है। अगले साल मई से इसके योग बेहतर दिखाई दे रहे हैं, एक अच्छा समय आ रहा है। जहां तक विवाह में विलंब का प्रश्न है, अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है। मेष लगन की कुंडली है तो अष्टम भाव दूषित हो गया और द्वितीय भाव का जो मालिक है शुक्र, वो अस्तगत हो गया। तो विवाह में विलंब होना भी स्वाभाविक है। और ऐसी कुंडली में वैसे भी जल्दी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल्दी विवाह करने से क्या होता है, अक्सर गड़बड़ियां हो जाती हैं और अक्सर कोई ऐसा डिसीजन हो जाता है जिससे जीवन में मुश्किलें बढ़ जाएं। 2 उपाय करना चाहिए शीघ्र विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन ठीक हो इसके लिए। एक पीला पुखराज, येलो सफायर, वजन में 4-5 रत्ती, 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पहने, लाभ होगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का भी जप करें, इससे आपको और भी लाभ होगा। विवाह आराम से करिए, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी कुंडलियों में जल्दबाजी में विवाह गड़बड़ हो जाता है। कोरबा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही हैं हमारे साथ, खुशहाली हैं, उनसे बात करते हैं। खुशहाली बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। नमस्कार। मेरा जन्म तारीख है 13 जनवरी 94। 13 जनवरी 94। जी, दोपहर के 12:13। कहाँ पे जन्म हुआ है बहन जी? कोरबा छत्तीसगढ़ में। पूछिए क्या प्रश्न है? जी पंडित जी, मेरी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी और शादी कब तक होगी? देखो, जो कुंडली बनती है ना, इसके हिसाब से शादी होने में तो विलंब है। अभी आपकी कुल उम्र 23 वर्ष की दिखाई दे रही है और शादी 26 के पहले होती हुई नहीं दिखाई दे रही। कम से कम 3 वर्ष का तो समय है विवाह में, तो अभी जरा वेट कर लीजिए, कम से कम 3 साल रुक जाइए। 2020 के जनवरी के बाद वर्ष 2020 में शादी होने की संभावना ज्यादा है। 26वें 27वें साल में शादी होगी ऐसा लग रहा है। जहां तक देखो नौकरी का सवाल है, अगर कोशिश की जाए तो अगले वर्ष 2018 में आपको नौकरी मिल सकती है। ये नौकरी प्रशासन की हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन की, ये नौकरी टैक्सेशन की हो सकती है, या ये नौकरी बैंकिंग की हो सकती है। बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन या टैक्सेशन जैसे क्षेत्र में आपको अगले वर्ष नौकरी मिल सकती है, उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। इस कुंडली में जो मुश्किल है वो ये है कि चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी कमजोर है और चंचलता भी बहुत है। इसको बेहतर करने के लिए आप एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को आप धारण कर लें। तो एक मोती पहन लें, तैयारी करें, अगले साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और विवाह के लिए थोड़ा वेट करें, अभी 2020 के पहले ऐसे योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं इसमें से एक महत्वपूर्ण उपाय। अगर आप इंटरव्यू फेस करने में घबराते हैं, इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, दिक्कत होती है, आप बात नहीं कर पाते, चीजों को नहीं रख पाते,
तो एक काम करिए, रोज सवेरे गायत्री मंत्र का 108 बार जप करना शुरू करिए। और जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं उस दिन भी गायत्री मंत्र जप के जाएंगे, और साथ में एक लाल रंग का रुमाल अपनी जेब में रखे रहिएगा। बस इतना करिए। गायत्री मंत्र 15 दिन से लेके 1 महीना भी जपेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल चट्टान की तरह हो जाएगा, बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, और आप मजबूती के साथ इंटरव्यू को फेस कर पाएंगे। चलिए अब जानते हैं उस समय के बारे में जो आज का सबसे महत्वपूर्ण समय है, यानी कि शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करें। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। अगर ऐसा किया जाए आज के दिन तो शनि की कोई भी पीड़ा हो, शनि की 7.5 है, ढैया है, शनि की दशा है, शनि आपको परेशान कर रहा है, शनि संबंधी हर तरह की पीड़ा निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन भैया करना पड़ेगा शुभ पहर में ही। और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें, यह समय कब का होगा? शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।